नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी आप कंटिन्यू किए होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस वाले सेशन में यानी कि जो रात का 9 बजे वाला सेशन होता है उसमें हम लोग ईवीएस पढ़ रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। और आप सभी से गुजारिश होगी यही कि अब पीछे वाला क्लास ज़रूर आप देखते हुए आ रहे होंगे और आशा करते हैं ज़रूर देखे होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ईवीएस में, सीटेट के ईवीएस में पौधों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा सीटेट में पूछा जाता है। कुछ 15 नंबर का फैक्चुअल डाटा होता ही है और 15 नंबर आपका जो होता है शिक्षा यानी कि शिक्षण विधियाँ होती हैं, जिस प्रकार से आप पढ़ाते हो, बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं वो भी ईवीएस वाले सेक्टर में। तो उसको भी पढ़ाएंगे। पहले इसको कवर कर लेते हैं। मात्र 20 से 25 दिन का प्रोग्राम होगा हमारा ईवीएस सीटेट का। इसके बाद हम चलेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका को लेकर मैथ की तरफ। मैथ का वैसे हमने 15 नंबर का सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, 15 नंबर पेडागोजी वाला सेक्शन बचा हुआ है, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। फिलहाल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 4th में जो पढ़ने वाले हैं पौधों की विशेषता। पौधों की विशेषता। कल जो टॉपिक हुआ था आपका उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन भी आज करेंगे। कल क्वेश्चन कराना भूल गया था मैं, इसके बाद मतलब कि लाया था लेकिन पास नहीं था, कहीं इधर उधर हो गया था बेंच से। तो जो भी पढ़ाना होता है पहले बेंच पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट किया जाता है प्रोग्राम। तो आज आपका क्वेश्चन भी है हमारे पास। पहले क्वेश्चन करेंगे 8-10 क्वेश्चन करने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक खत्म हो सकेगा वहाँ तक खत्म करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट एक और पौधों की विशेषता के बारे में लगाएंगे। और मैक्सिमम चीज़ें आप लोग जानते हैं, है ना, लेकिन एक क्रम से जब पढ़ा जाए किसी चीज़ को तो बहुत मज़ा भी आता है और पढ़ने का आनंद भी मिलता है ना। क्योंकि हमें भले पता होती है कोई चीज़, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है तो वह चीज़ें जो आती हैं उसको स्किप भी कर सकते हो आप बीच में, और बाकी अगर पढ़ना चाहते हो तो रिवाइज करके आगे भी निकल सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कर देंगे सबसे। और फैक्ट, हाँ भाई एक चीज़ और है, फैक्ट डेली लेकर आते हैं तो फैक्ट भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन किया जाए, है ना। चलिए देखिए, हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन में जो आपको कल कराया गया था क्वेश्चन जो आपके स्कूल जाने के संसाधन से रिलेटेड, तो उसमें आपको यह देखने को कहानी के रूप में सुनने को मिलेगा, फिर इसके बाद छोटा सा उसका जवाब यानी कि आंसर होगा। तो हम कहानी के रूप में आपको सुनाते हैं, अब बताएंगे यह किसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, किसी पशु के विषय के किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु के बारे में हमें बताइए। अब जो विवरण दिया गया है एक बहुत बड़ी सी हेडलाइन के रूप में, पैराग्राफ के रूप में आपको दे देगा। कैसे देगा, जैसे सुनिए ध्यान से पहले हमारी बातों को। यह भालू जैसा दिखता है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोकर व्यतीत करता है। पूरे 24 घंटों में 17 घंटे यह सोकर व्यतीत करता है। यह उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो हमने बताया था कौन सा जानवर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपने सुना होगा कहानी हंसते से, स्लॉथ। क्या यह स्लॉथ है? स्लॉथ के बारे में बता रहा है। दूसरा चिंपैंजी यानी बी ऑप्शन, क्या चिंपैंजी के बारे में हमने आपको ऐसा कुछ बताया था? बताना जरूर भाई, चिंपैंजी। इसके बाद तीसरा लंगूर। चौथा पांडा। चौथा यानी कि सी और डी ऑप्शन, पांडा। बताइए क्या हमने किसके बारे में बताया था कि वो 40 साल तक जीता है प्लस उल्टा लटक कर सोता है, 17 साल तक सोता, मतलब 17 घंटे सोता है, इसके बाद मतलब 40 साल तक जीवित रहता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की टहनियों पत्तियों को खाता है। एक बात हमने इसमें और बताया था कि भाई यह अपने पूरे 40 साल के कैरियर में, 40 साल के लाइफ में यह लगभग 8 वृक्षों को खाता है, 8 वृक्षों की पत्तियों को खा पाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लॉथ, जो भालू जैसा दिखता है। बहुत ही ज़्यादा सुस्त इंसान है भैया, है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। हमने आपके ऑनलाइन जो इस बार पूछा गया तो वहाँ से हमने इसको निकाला हुआ है। नीचे दिए गए, दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों, पहले ध्यान से सुन लीजिए, हम ऑप्शन लिखते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, मतलब ये दृष्टि बहुत खतरनाक होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक देख सकते हैं, है ना, दूर तक देख सकते हैं, 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सी वह जानवर हैं? पहला ऑप्शन में क्या दिया है भाई? मधुमक्खी, मच्छर, तितली। मधुमक्खी,
मच्छर और तितली, यह पहला ऑप्शन है। क्या यह 4 गुना मनुष्यों से ज़्यादा देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। इसमें लिखा है बाघ, तेंदुआ, सांप, बाघ, तेंदुआ, तेंदुआ, सांप हमें पता है, आप सभी लोग आंसर जान चुके होंगे। सी है सांप, रेशम के कीट, सांप, रेशम के कीट, रेशम के कीट, और एक और कोई होगा भैया, छिपकली, छिपकली। बताइए क्या यह ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन अगर कुछ नहीं सही होगा तो चौथा सही ही होगा। चील, बाज, चील, बाज, गिद्ध। भाई जाहिर सी बात है गिद्ध होगा। इसे जो गिद्ध होता है इसे समाज को साफ सुथरा रखने की भी इसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी क्या है? ये साफ सुथरा करता है, जितने भी मांस वगैरह होते हैं सबको सफाचट करता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। जो चील, बाज, गिद्ध है यह क्या करता है भाई? मानव से 4 गुना अधिक देख सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन है जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? जानवरों में जो कान के आकार का संबंध होता है वो किस चीज से होता है? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, शरीर के वजन से, शरीर के वजन से। भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं सीटेट में, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे, सुनने की शक्ति से, सुनने की शक्ति से, शक्ति से। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, शरीर की लंबाई से, शरीर की लंबाई से। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, शरीर के रंग से, शरीर के रंग से। बताइए मतलब क्या बोला गया है प्रश्न? जानवरों के वजन के आकार का संबंध किस चीज से होता है? जानवरों के वजन के आकार का संबंध किस चीज से होता है? क्या शरीर के वजन से होता है? क्या सुनने की शक्ति से होती है? क्या शरीर की लंबाई से होता है? क्या शरीर के रंग से होता है? तो आप बता देंगे साफ साफ इसका आंसर सुनने की शक्ति से होता है। याद रखेंगे भाई। अगला प्रश्न, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर एक ले लेंगे, ऑप्शन नंबर एक ले लेंगे। जब पक्षी अपनी गर्दन को बहुत तेज हिलाता है इसका कारण क्या है आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की, पक्षियों के आंखों की, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, घूम नहीं सकती, घूम नहीं सकती। इस वजह से क्या वो अपनी गर्दन को तेज तरीके से हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भाई राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा राइटिंग हमारा है खराब, बहुत खराब है। पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, पक्षियों की आंखें, पक्षियों की आंखें, की आंखें छोटी होती हैं, छोटी होती हैं, छोटी होती हैं। क्या इस वजह से? ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उनके कान, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ढके होते हैं, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ले लेंगे, वे उड़ नहीं सकते, या फिर वह उड़ सकते हैं, दोनों में से कोई दे सकता है। वह उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। बताइए क्वेश्चन फिर से सुन सकते हैं आप। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? हमने बताया था 2 पक्षी, आपको पता होगा, एक मैना हमने बताया था, एक मैना बताया था, एक हमने उल्लू बताया था। जो मैना है यह राजस्थान इलाके में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। इसके आँख के पास छोटा सा आकार का, गोल गोल आकार का, दोनों आँख के पास पीला पीले कलर का, पीले पीले कलर का एक धब्बा गोला बना होता है, तो वही मैना है। यह मैना क्या करती भाई? मैना अपनी गर्दन को बहुत तेजी से यानी झटके में पीछे की तरफ घुमाती है, इसका कारण भी बता रहे हैं। और उल्लू जो है 360 डिग्री पर अपने गर्दन को घुमा लेता है, यानी कि समझ लो भाई इधर से घुमाया ससुरा पूरा इधर घूमकर सामने की तरफ आ जाता है, यानी कि इस तरह से घुमा सकता है। तो उल्लू 360 डिग्री में घुमाने वाला जानवर है और मैना झटके में घुमाने वाली जानवर है। तो वही पूछा गया है क्यों ऐसा यह करते हैं, क्यों अपनी गर्दन को घुमाते हैं? क्योंकि आपको पता है जब मनुष्य देखता है तो अपनी आंख को घुमा सकता है, अपनी मूड़ी, अपने यानी कि सर को एक तरफ से ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है तो इधर की भी वस्तु को देख सकता है, इधर की भी वस्तु को थोड़ा बहुत देख सकता है। मान सकते हैं पीछे का नहीं देख सकता, लेकिन इधर का और इधर का वस्तु वो देख सकता है आसानी से, थोड़ी सी आँख की पुतली को हिला के। लेकिन जानवरों में यानी पक्षियों में की बात कर लें तो पक्षियों का जब पुतली होता है वह हिलता नहीं है, वो सीधे होता है। इस वजह से उनको पीछे का या फिर दाएं बाएं का चीज़ देखने के लिए उनको अपना पूरा सर ही दाएं बाएं करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षियों की आँख यानी पुतली को घुमा सकती है ना। पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इस वजह से वो गर्दन को पीछे घुमाते हैं। अगला प्रश्न, भाई सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में।
ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया है। अगला प्रश्न, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं? भाई ये तो सबको पता है कि वह रात में जो जानवर घूमते हैं, जो रात्रिचर होते हैं, जैसे उल्लू, उल्लू रात्रिचर होता है, तो वह क्या करता है भाई, वह काली और सफ़ेद वस्तु उसको देखती है। यानी कि ऑप्शन में दिया है काली सफ़ेद, केवल हरे रंग, केवल पीले रंग, केवल लाल रंग, इस तरह को दिया रहेगा। तो आप याद रखना, जो रात्रि में अगर आप भी देखोगे तो रॉड सेल आपका काम करेगा, लेकिन कोन सेल नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारे रेटिना पर जब वस्तु का इमेज बनता है, हमारे आँख के कार्निया से एंट्री करता है प्रकाश की लाइट, और रेटिना पर जब उसकी वस्तु का इमेज बनता है, उल्टा बनता है, और मतलब कि वस्तु के बराबर ही इमेज बनता है, तो वह वास्तविक इमेज होता है, यानी रियल इमेज होता है। तो इस प्रकार इमेज का बनना होता है हमारे रेटिना पर, लेकिन रेटिना से चला जाता है वह हमारे पीत बिंदु पर। पीत बिंदु कहाँ पे होता है, तो हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पर पीत बिंदु एक होता है। उस पीत बिंदु से जो कारनामा होता है बहुत मात्र सेकंडों में होता है हमारे नर्वस सिस्टम के पास। नर्वस सिस्टम सेंसिंग ऑर्गन है हमारा, आपको पता होना चाहिए। अब वहाँ से तुरंत सेंस ऑर्गन करता है, मात्र कुछ क्या मिली मतलब बहुत छोटे सेकंड में कह लीजिए, वो तुरंत हमारी आंख पर सीधा प्रतिबिंब दिखाता है। इस वजह से हमें किसी वस्तु को तुरंत देखते हैं और तुरंत पहचान जाते हैं कि हाँ यह वस्तु क्या है, कैसी है, कितना इसका आकार है, सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। समझ रहे कि नहीं भाई? तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो केवल काली और सफ़ेद वस्तु देखते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप सुनिएगा आराम से, इसको समझ में आएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, है ना? कौन सा जानवर है भाई? देखिए इसमें पूछा गया, हाँ ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसको आवाज़ें, मतलब कि जिसको अपने आसपास के आहट को इकट्ठा करने में अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाता है? क्या उसका कान, उसका कान जो है अगल बगल की एक तरह से कह लीजिए आहटों को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा घूम जाता है। देखते हैं ना, कुत्ता जब सोया रहता है तो अगर आहट उसको सुनाई देती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। जैसे कभी रात में जब कुत्ते को रोटी हम डालने जाते हैं तो सामने अगर द्वार पर बरामदे में अगर कुत्ता खड़ा है, तो अगर रोटी उसे देते हैं हम, तो उस रोटी को अगर वह खा रहा होता है और शांति होती है चारों तरफ थोड़ी सी, तो अगर थोड़ा सा उसको आवाज़ सुनाई देता है किसी बिल्ली के भागने का भी, जो क्या करते हैं गांव में भाई, सियार वगैरह होते हैं, जब भागते हैं खेत से, तो उसको आहट अगर सुनाई देता है, उसके कान दोनों खड़े हो जाते हैं, हाँ कुछ यहाँ पर आहट है। उसी प्रकार से जो शेर है, इसको काफ़ी दूर तक आहट सुनने के लिए, मतलब हमको पता भी नहीं चलेगा, वहाँ तक हम सेंस भी नहीं कर सकते, काफ़ी दूर तक, मतलब 4 गुना 6 गुना ज़्यादा दूर तक ये आहट को सुन सकता अपने कान को खड़ा करके। यानी क्या नाम है उसका है भैया? बाघ। बता देंगे क्या नाम हो जाएगा, किस जानवर की बात कर रहा है, या बाघ की बात कर रहा है ना? ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है? हमने बताया था आपको, आप खुद बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, रेशम का कीट। जो बच्चे पिछला वीडियो देखे होंगे वो जरूर बता देंगे। रेशम के कीट भाई देख लेना, मांत्रा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर बी, बाघ। ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, बाज। क्या बाज होगा क्या? आप बता सकते हैं, हमने अच्छे से पढ़ाया भी है। कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने मादा जीव को एक तरह से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है? तो बता देंगे भाई, रेशम के कीट। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य के लोग नदी को पार करने के लिए वल्लम, ध्यान सुनिएगा भाई, किस राज्य के लोग अब नदी को पार करने के लिए वल्लम, यानी कि इसको कहते हैं छोटी नाव, क्या कहते हैं? छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे केरल। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे उड़ीसा। भाई देख लेना, उड़ीसा 2-3 प्रकार से लिखा जाता है। अगर इंग्लिश में देखें उड़ीसा को तो ओडिशा, ये आप लिख सकते हो, है ना? कई जगह आपको उड़ीसा में जैसे उड़ीसा ऐसे लिखे हैं तो ओडिशा लिखा हुआ आएगा, तो ये गलत होगा। अब यह गलत होगा क्योंकि इसको मान्यता नहीं दिया जाता। अब उड़ीसा ऐसे लिखा जाता है भाई, है ना? थोड़ा सा सुधार करेंगे क्योंकि मतलब कि हर एक राज्य अपने नामों को सुधार रहा है इस समय। तो यह उड़ीसा है, याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल भी सुधारा हुआ है कुछ, हम बताएंगे उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। यानी केरल में ही तो बच्चे जो छोटे से, मतलब केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है, आपको पता होना चाहिए। और
पश्चिमी यानी कि कौन सा एक तट है भाई, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल नहीं भाई, कन्नड़ के नीचे एक पड़ जाता है मालाबार तट। मालाबार तट को ही हम केरल के नाम से जानते हैं, तो केरल पूरा मालाबार तट पे आता है। केरल में ही यह वल्लम नाव का यूज होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी, सुनिएगा ध्यान से प्रश्न को, हम 2 बार दोहराएंगे। किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? फिर से एक बार प्रश्न को रिवाइज करते हैं। किसी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी को पार करने हेतु बांस के पुलों का इस्तेमाल करते हैं। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? बांस के पुल किस राज्य में बनाए जा सकते हैं? अगर आपको अंदाजा होगा तो आप बताएंगे। ऑप्शन हम देते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या है, झारखंड में। क्या झारखंड में बनेगा? क्या झारखंड में होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या राजस्थान में होगा? क्या राजस्थान में होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या पश्चिम बंगाल में होगा, यानी वेस्ट बंगाल लिख देते हैं, वेस्ट बंगाल में होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्या असम में होगा? आप खुद बताइए। बांस के पुल यानी बांस कहाँ पे होंगे? आप खुद बताइए। नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में होंगे। इसमें से नॉर्थ ईस्ट का केवल एक ही राज्य हमको दिख रहा है, असम। हमने पढ़ाया भी था, जो बच्चे स्कूल जाते हैं जिस संसाधन से, अगर बांस वाले पुल से जाते हैं तो एक हाथ में बांस को पकड़ते हैं और एक हाथ में बुक यानी किताब अपना लेकर वो स्कूल को जाते हैं। इस तरह हमने बताया था, याद करिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली, हमने बताया था भाई, ट्रॉली या फिर पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं? ट्रॉली, एक मिनट, ट्रॉली या फिर पुली का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। ट्रॉली किस राज्य में इस्तेमाल होता है? ट्रॉली हमने बताया था, वही ट्रॉली जब आप तीर्थ की यात्रा पे जाते हैं बुजुर्गों के साथ, बुजुर्ग उस ट्रॉली में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। वह जो ट्रॉली का धागा होता है वह एक तरफ किसी पेड़ या फिर पहाड़ से बांधा गया होता है, दूसरी तरफ भी किसी पेड़ या फिर पहाड़ से बांधा हुआ होता है। इस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं ट्रॉली में बैठकर। तो यहाँ कहाँ की बात हो करेगा? ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, सभी लोग पकड़ लिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर, भाई बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में ही तो लोग ट्रॉली का, यानी छोटे बच्चे जो हैं हमारे, वह ट्रॉली का यूज करके स्कूल जाया करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? यानी पढ़ने के लिए या फिर किसी काम के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमने बताया था जुगाड़ गाड़ी कैसा होता है, आगे बाइक की तरह होता है, पीछे पलड़ा लगा होता है लकड़ी का, जिसपे बच्चे बैठते हैं। अगर धूप हुआ, बारिश हुआ तो उस पलड़े पे बैठे बैठे वो अपनी छतरी को खोल लेते थे, है ना, बताया था भाई। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में पाया जाता है यह पूछा गया है, जुगाड़ गाड़ी। तो क्या गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में दिया है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा दिया है, ऑप्शन नंबर सी यूपी दिया है, और ऑप्शन नंबर सी पंजाब दिया है। बताइएगा भाई। ये सारे प्रश्न आप लोग लिखते रहिए वीडियो को पॉज करके, कोई दिक्कत नहीं। गुजरात, हरियाणा, यूपी, पंजाब। देखिए भाई, इसका राइट आंसर इसमें जो सीबीएसई ने दिया है गुजरात दिया है। अगर गुजरात न होता ऑप्शन में तब आप क्या लगाते, बताना जरा। तब आप राजस्थान भी लगा सकते थे, लेकिन राजस्थान इसमें है ही नहीं, मतलब हरियाणा लगा सकते थे तब, लेकिन गुजरात है तो गुजरात लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखना, जुगाड़ गाड़ी गुजरात के लिए भाई। अगला प्रश्न, अच्छा हो गया, बस काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हो गया। ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। कितना प्रश्न हो गया? 4, 3, 7, 3, 10, 11 प्रश्न हो गए। तो बढ़िया है, ऐसे हम प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। अब हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं आगे, जहाँ तक हो सकता है देखते हैं। फिर इसके बाद इसी पार्ट को फिर से, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पार्ट है भाई, पौधों की विशेषता। हम सबसे पहले पौधों की विशेषता में कुछ जनरल चीज़ें बात करेंगे। आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, और आपके इस यहाँ से प्रश्न सुपर टेट में भी बना है। तो घबराएं नहीं, हम सारी चीज़ को कवर करेंगे। जिस प्रकार से हमने यूपी टेट के ईवीएस को पूरा कवर किया है, पूरे मैथ को यूपी टेट के हमने कवर किया है। पूरे यूपी टेट का अगर बात करें तो हमने हिंदी बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 बार पढ़ा रखा है ना। तो सेम इस प्रकार से सीटेट के लिए भी हम प्रोग्राम पूरा रचे हैं, और सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम आपको देंगे। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिए। और पीडीएफ के लिए हम एक बात और कहेंगे भाई, देखिए अगर अपने से नोट्स आप बनाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे। और अगली बात, आपको लूला लंगड़ा अपाहिज बनना है तो पीडीएफ से पढ़िए। वैसे पीडीएफ हमसे मांगने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, आप वेबसाइट से भी जाकर
गूगल से भी जाकर पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, पौधों की विशेषता की अगर बात करें दोस्तों, तो पौधों की विशेषता के लिए सबसे पहली बात है आपको पता होना चाहिए पौधे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। पौधों को पानी देने से जो मुरझाई पत्तियां होती हैं फिर से हरी हो जाती हैं। यहाँ से एक प्रश्न बना था, इस वजह से हमने ले लिया। पौधों को अगर पानी देते हैं आप तो जो मुरझाई पत्तियां होती हैं वो फिर से क्या होती हैं, हरी उड़ती हैं। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उसमें प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। जो पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं और यह दिन के समय ही भोजन बना पाती हैं। अगर पूछा जाता है आपसे कि जो पौधे होते हैं उसके किस भाग में भोजन बनता है, तो आप बता देंगे पौधे के पत्ती वाले भाग में भोजन बनता है। और वो पत्ती जो होती है, पत्ती में रंध्र आप देखते हैं, जो अगर पत्ती बनाएं हम पौधे का, पौधे की पत्ती लेके लीफ जो बना दे, देख लिया भाई कैसे बन रहा है, काट लिया भाई कुछ बहुत तगड़ा। देखिए इस प्रकार से अगर लीफ बनाए भाई, देख लो ऐसे ही कुछ होगा, लीफ बढ़िया से देख लेना कैसे बनेगा। ये हमारी जो लीफ है इसमें इस प्रकार से रंध्र बनता है भाई। किसका लीफ बन गया हमें खुद नहीं पता, ये आप देख सकते हो। शायद यह इमली का बना है, क्या इमली कुछ का बना हो, बस कुरकुरे होती तो पहचान जाती किसकी बनी है, क्योंकि मैं जब कुछ भूलता हूँ तो मुझे याद दिला देती है। चलिए यह है, देख लेते हैं भाई, ये पत्ती है। इस पत्ती में जो रंध्र बना है, ये रंध्र देख रहे हैं आप। यार ये क्या है जो काट ले रहा है मुझे, तो ये मधुमक्खी है क्या भाई। चलिए 2 बार मधुमक्खी ने मुझे काटा, एक बार यहाँ पे काट लिया, एक बार यहाँ पे काट लिया, पता नहीं कहाँ से आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए पत्ती इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह वाला रंध्र देख रहे हैं, इसके माध्यम से वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। इसके माध्यम से वह अपने पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। और पानी जो होता है वो पूरे मतलब कि पूरे जो पूरे पेड़ में जो नीचे से ऊपर की तरफ गमन करता है पानी, उसे कहते हैं जाइलम प्रक्रिया। तो यह हम पढ़ाएंगे आगे। अब देखिए पौधे क्या किए भैया, मुरझाई हुई पत्तियों पर अगर पानी डालते हैं, पानी देते हैं तो वह हरी हो जाती हैं। और उनमें जो एक तरह से भोजन बनाने की क्रिया जो होती है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपना भोजन बनाती हैं। और एक चीज़ और है, जो पौधे हरे दिखते हैं ये क्लोरोफिल के कारण हरे दिखते हैं। ये चीज़ें भी आपको पता होंगी, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और पानी यानी कि वाटर होता है H2O, और इसके बाद सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है और क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ता है। इन चारों चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे की पत्तियां जो होती हैं हरी दिखाई देती हैं। पत्तियों में हरे रंग, ऐसे ही पूछ सकता है पत्ते में हरे रंग किसके कारण से आता है, तब भी आप क्लोरोफिल ही लगाएंगे, ठीक है भाई। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का एक तरह से निष्पादन करते हैं, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, है ना। मतलब निष्कासन करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। आपको पता होगा जो बरगद का वृक्ष होता है रात में वह ऑक्सीजन उल्टा कार्य होने लगता है। जैसे कि अगर बोलें कि हम लोग पृथ्वी पर अगर मनुष्य की अस्तित्व है जब तक, तब तक मतलब कि मनुष्य की तब तक एक तरह से अस्तित्व रहेगा जब तक पेड़ पौधों का अस्तित्व रहेगा। यानी कि पेड़ पौधे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन निकालते रहेंगे तब तक मानव जाति का भी जीवन चलता रहेगा। यानी कि इस पृथ्वी पर इन्वायरमेंट में मानव के ही कारण ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे जीव जंतु सारे कुछ मिलकर एक पर्यावरण का एक तरह से निरूपण करते हैं। हम बताएंगे, इसको हमने बता भी रखा है। क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जब आप यूपीटेट वाला जो EVS है उसको पढ़ेंगे तो इसमें आवश्यकता रहेगी तो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें है नहीं वो चीज़ तो इसको स्किप करते हैं। अब ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्पादन पौधे करती हैं। आपको पता होगा कुछ पौधे जैसे कि बरगद हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, तो यह क्या काम करती हैं, जब रात हो जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बजाय ऑक्सीजन ग्रहण करने लगती है, उल्टा काम होने लगता है ना। तो लोग कहते हैं कि जब उसके नीचे कोई मर जाए, लोग कहते हैं भूत आ गया। भूत नहीं होता, जनरली उसका जो प्रक्रिया होता है ना रात के समय वो बदल जाती है, मानव की तरह वर्क करने लगता है। और कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष भी आप देखेंगे अगर हवा बतास न भी चल रहा हो तो उसकी पत्तियां हिलती हैं, है ना। कुछ वृक्षें होती हैं जो कि हमें सच में मतलब कि अपने संस्कृति की याद दिलाती हैं। आपको पता होगा, इसके आगे भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे वृक्ष भी हमको डिस्कस करना है। यह हो गए थोड़े से पौधे के बारे में विशेषता जो आपको पता होगा। अब रेगिस्तानी ओक पहला वृक्ष है, रेगिस्तानी ओक। इसकी विशेषता करते हैं। रेगिस्तानी ओक का मतलब भारत में ही नहीं, यह कहाँ पाया जाता है आपको सबसे पहले यह पूछ सकता है। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है, पहले इसका क्वालिटी हम देखते हैं किस प्रकार का वृक्ष होता है। यह 10 फुट लंबा होता है, 10 फुट लंबा होता है। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जो रेगिस्तान में पौधे उगते हैं
उन पौधों की एक खास बात होती है, वो जितना ऊपर दिखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नीचे उनकी जड़ें होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में बालू बालू होता है। और बालू कितने फीट तक होता है आपको पता होगा, 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 0.025 मीटर, है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपसे मीटर और इंच पूछता है तो पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। सीटेट और सीटेट में आपको पता होगा छोटे छोटे चीज़ों को गुणा जोड़ घटाना ये सब दे देता है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो रेगिस्तान ओक, जो रेगिस्तानी ओक है, ये 10 फीट इसकी लंबाई होती है। इस पौधे की जो लंबाई होती है 10 फीट होती है, आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो गहराई होती है 300 फीट होती है। कितना होता है? 300 फीट होती है इसकी गहराई। यानी कि 10 फीट अगर यह गहरा इसका ऊपर है 10 फीट, तो यह जमीन के नीचे कितने फीट होगा? 300 फीट होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम में तो यह भी पूछ लिया गया था, जो रेगिस्तानी ओक है अगर वह 10 फीट ऊपर की तरफ है, 10 फीट अगर ऊपर की तरफ है और 300 फीट नीचे की तरफ है, 300 फीट नीचे, अभी फीट बोलिए चाहे फुट बोलिए, बात एक ही है। 10 फीट ऊपर की तरफ है, 300 फीट नीचे की तरफ है, तो बताइए उसका जड़ उसके ऊपरी भाग से कितने गुना ज़्यादा गहरा होता है। तो आपको पता होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं, 10 का अगर 10 में 30 का गुणा कर देंगे तो यह 300 आ जाएगा, यानी कि 30 गुना। तो यह भी प्रश्न लिख लीजिए आप, यह डाटा कि रेगिस्तानी ओक जो होता है इसका अगर ऊपर का भाग का देखें, जो ज़मीन के ऊपर होता है, अगर वह 10 फीट है तो इसका लगभग 30 गुना भाग गहराई यानी कि ज़मीन के नीचे होता है ना। याद रखेंगे, पूछा गया है। अच्छा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, अभी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो बता देंगे ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी जड़ें जो होती हैं 30 गुना लंबी होती हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे। उसकी तना से जो होती है इसकी जड़ें 30 गुना लंबी होती हैं। पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, यानी सीटेट में कई बार पूछा गया भाई। रात का समय होता है ना, जो कीड़े मकोड़े का, और थोड़ा सा हम बरामदे का दरवाज़ा, मतलब कि बार का दरवाज़ा जो है खोल कर पढ़ाते हैं, जिससे कि हवा अगर आता रहे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखो कीड़े मकोड़े आने लगे, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपको पता होगा सूखे पत्तों से चित्र। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें छूट रही हैं क्या? सारी चीज़ें हो रही ना। पूछा जाता है कि जैसे कि जो रेगिस्तानी ओक होता है इसमें पानी कहाँ इकट्ठा होता है, तो जड़ में नहीं इकट्ठा होता, इस बात को याद रखना। इसके तने में पानी इकट्ठा होता है, याद रखना। और ये चीज़ें पूछी गई हैं भाई। इसके बाद अगला टिप्स हेडिंग लगा लेंगे, सूखे पत्रों से चित्र। सूखे पत्रों से चित्र, यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। सूखे पत्रों से चित्र, पत्रों से चित्र। 1 मिनट आप लोग हेडिंग लगाइए, थोड़ा सा हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं, गेट हेडिंग लगाइए, थोड़ा गेट बंद कर दें। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, सूखे पत्रों का चित्र, सूखे पत्रों से चित्र। सूखे पत्रों से चित्र की बात करेंगे तो एक है विष्णु चिंचात्रकर। याद रखें भाई, लिख लीजिए इनका नाम, थोड़ा सा हमें भी भूल जाता है, भूल क्या जाता है, इनका नाम में थोड़ा अटपटा है, पहचानने को पहचान जाएंगे आप, क्योंकि इनके नाम में भी चित्र ही छुपा हुआ है। एक तरह से लगेगा हाँ चित्र छुपा है। सूखे पत्तों से चित्र जो होता है वह किसके द्वारा बनाया जाता है, बनाने की कला सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी, किसने शुरू किया था? तो विष्णु चिंचात्रकर। क्या नाम है? विष्णु चिंचात्रकर। विष्णु चिंचात्रकर पूछ लिया गया था एक बार सीटेट के एग्जाम में। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। और इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश को पता है सोया प्रदेश कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं, और इसे टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। इसे आपको पता है यहाँ पर वनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्षेत्रफल में, है ना, ये चीज़ें पता होंगी। और यहाँ पर वृक्ष, मतलब कि जो लकड़ियाँ होती हैं, जो एक तरह से कह लीजिए जो जलाने वाली लकड़ी, मतलब खाना बनाने वाली लकड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पे टाइगर की संख्या, अगर पूरे भारत में टाइगर की जनसंख्या की बात करें तो वैसे पूरे देश में 13 ही देश ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, पूरे विश्व में 13 देश। और 13 देश में भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 74% जो चीते हैं, बाघ हैं, वह यहीं पाए जाते हैं। तो बाघों की संख्या पूछ लिया जाता है। कहा जाता है बाघों का प्रदेश ये मध्य प्रदेश को कहते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लगभग कह लीजिए कि पूरे भारत में जो है 2967 पाया जाता है बाघ, लेकिन पूरे अगर विश्व की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास में बाघ पाए जाते हैं, है ना, 4000 के आसपास। अब देख लो
भारत में ही आधा से ज़्यादा, मतलब भारत में 74%, तो संख्या ज़्यादा होगा ही। और उसमें भी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद चले जाइए उत्तराखंड, उत्तराखंड चले जाइए, फिर कर्नाटक आइए। इस तरह से हमारे यूपी में 170 के आसपास में बाघ पाए जाते हैं, यूपी की बात करें तो। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मधुबनी चित्रकला। हेडिंग लगा लीजिए मधुबनी चित्रकला। भाई इसके लिए वृक्ष बहुत सारे हैं, हम आपको जितना आज हो सकेगा वो पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट भी एक क्लास इस पे और लगेगा अभी। मधुबनी चित्रकला, हेडिंग लगा लीजिए मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। या हमसे आप प्रॉमिस करिए बस कि आप सारे के सारे क्लास देखेंगे, तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्लास लिंक होते हैं एक दूसरे से। मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला पहले बता दें आपको भाई कहाँ पे मधुबनी पड़ता है। मधुबनी एक जिला है बिहार का, और बिहार में ही एक कलाकृति फेमस हो गई चावल से। चावल को कूट कर उसमें जैसे रंग मिला दिया जाता है, नील जो कपड़े साफ करने के लिए छोटे छोटे जब थे हम लोग तो नील मिलाते थे, 1 ढक्कन 2 ढक्कन, और कपड़े जो होते थे नीले नीले हो जाते थे, है ना। फिर मास्टर साहब लेकर गोजी डंडा और दौड़ा लेते थे, यह सफ़ेद था फिर नीला कैसे हो गया। कुछ तो ऐसे भी थे जो टीचर थे, जो कि मतलब कि जो गुरुदेव थे, हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो उस समय जो कुछ टीचर थे वह एक तरह से छड़ी लेकर दौड़ा लेते थे, अरे इतना ज़्यादा नील कैसे डाल दिया तू, कल से यह शर्ट नहीं पहन के आना है ना, इस प्रकार की बातें। तो इसमें चावल के जो एक तरह से कह लीजिए जो घोल में रंग जो होता था वो उसमें नील हो गया या फिर हल्दी का कलर हो गया, ये सब मिलाकर बनाया जाता है, यानी नेचुरल ढंग से वहाँ पे कलर बनाए जाते थे। और उसमें उस कलर से क्या होता था कि मतलब होता है यहाँ पर मधुबनी का जो पेंटिंग है उसके बारे में बता रहे हैं भाई, है ना। लिख लीजिए हेडिंग लगाकर, इसमें चावल होता है, चावल को एक तरह से कह लीजिए उसमें कूट कर उसे रंग मिला दिया जाता था, नील हो गया मतलब नीला रंग हो गया, नील मिला देते थे, नीला रंग हो गया, हल्दी की मतलब पीले रंग के लिए मिला दिया जाता था। इस प्रकार से मिलाकर यहाँ पर इंसान जो होता था जानवर बना देता था, पेड़ का फूल बन जाता है, पक्षियाँ बना देता है, अलग अलग मछलियाँ बना देता है, बहुत प्रकार के अन्य जीव जंतुओं को भी वह बनाते हैं, है ना। इस प्रकार अगर देखें मधुबनी का जो पेंटिंग है, इसको देखने के लिए मात्र इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से, है ना, मतलब कि काफ़ी देशों से, जैसे आपका यूके हो गया, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है ना, जो अंग्रेज सब थे, वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं और उसमें उनका रोचक मतलब बहुत ज़्यादा रुचि होती है, और यहाँ से बहुत सारे पेंटिंग को खरीद के भी ले जाते हैं। आपको पता होगा सबसे महंगी पेंटिंग भारत की कौन सी है, बताइएगा, उनका नाम क्या है जिन्होंने बनाया था, आज भी बहुत ज़्यादा वह महंगी है ना। उनका नाम देखिए लियोनार्दो दा विंची करके है ना, ऐसा कुछ नाम है उनका, पूरा सटीक नाम हमको नहीं याद आ पा रहा है। अब अगला हेडिंग लगा लेंगे परागकण क्या होता है। परागकण, अभी आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बस ऊपर से जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ रहे हो, जहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम एक एक वृक्ष के बारे में पढ़ाएंगे। परागकण क्या होता है, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ से आपको बताते हैं अभी पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या होता है, परागकण आपको पता होगा। पहले यह जान लीजिए, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों के अंदर अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे गुलहड़ एक तरह से जो हमारे कनेल के हो गए, या फिर आप देखेंगे अड़हुल का फूल हो गया, तो उसमें जब उसको थोड़ा सा इधर करके अगर अंदर की तरफ आप देखेंगे जो छोटे छोटे बीज के पत्र के रूप में मतलब ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ऐसे ऐसे, तो यही हमारा परागकण होता है, यानी कि यही पॉलिनेशन का कार्य करता है। और यह कुछ पतली पाउडर के आकार की, इससे क्या हो मतलब पाउडर के आकार का होता है, अगर इससे हाथ से रगड़ दिया जाए तो पाउडर बन जाएगा, है ना। कुछ पतली पतली पाउडर के आकार की होती हैं, जैसी एक तरह से संरचना बनी होती है पाउडर के आकार की, आप आराम से देख सकते हैं उसको, पतली पतली नली टाइप में होती है, उसमें छोटे छोटे बीज पत्र के रूप में लगा होता है, बस उसी को हम पराग कहते हैं। और वहीं से एक तरह से पराग का कार्य शुरू होता है। यानी कि पराग कार्य क्या है तो बता देंगे। पराग का क्रिया का मतलब होता है प्रजनन। परागकण का मतलब होता है कि प्रक्रिया ही एक तरह से प्रजनन के अंतर्गत आती है, पौधे प्रजनन करते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे, परागकण हो गया। इसके बाद एक वृक्ष आप हेडिंग लगा देंगे बरगद का वृक्ष। बरगद के वृक्ष की विशेषता हम आपको बताते हैं। बरगद का वृक्ष सही लिखे ना भाई, देख लेना। बरगद के वृक्ष की विशेषता आप लिख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। बरगद जो होते हैं साथी, यह कह लीजिए कि सबसे पुराना वृक्ष कहलाता है, यानी वृक्षों की कैटेगरी में आए तो अगर हम लोग देखें तो बरगद जो होता है सबसे पुराना वृक्ष होता है। इसका लाइफ टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। और बरगद से एक तरह से कह लीजिए सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं, बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती हैं। आपको पता होगा कि गांव घर की जो मड़ई होती है, आप देखे होंगे अगर पुराने घरों से आप मतलब आपके पास किसान फैमिली से अगर आप बिलोंग किए करते हो तो आपके गांव में खुद होगा, हमारे खुद थे लेकिन अब फिलहाल में नहीं है, तो मतलब पक्का हो गया, मिट्टी के घर थे, तो मिट्टी के घर के पीछे एक मड़ई लगी रहती थी हमारे, जहाँ पे गाय गोरू बांधे जाते थे हमारे यहाँ।
तो उसी के बगल में एक पीपल का वृक्ष था। तो उसमें बहुत प्रकार की मतलब जड़ें इतनी मजबूत उसकी होती हैं जो कि मिट्टी को छेद कर, ज़मीन को छेद कर ऐसे नीचे बाहर निकल जाती हैं। तो उससे जो है कि एक तरह से सहारा दे दिया गया था, हमारे मड़ई जिसे बोलते हैं गाँव की भाषा में, तो मड़ई को, है ना? तो उसको सहारा दिया गया, तो उसे टाटी बना दी जाती है। टाटी बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। टाटी का मतलब जैसे देखते हैं जब खेत में पहले तार वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो खेत हमारा, या मान लीजिए खेत है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बो रखा है यहाँ पर, तो उसको उसके अंदर जानवर ना आ पाए तो हम उसमें क्या करते हैं, अब तो लोहे का रिंग वगैरह आ गया है जिसको लपेट देते हैं, तो एक तरह से टाटी नुमा बन जाता है, उसके अंदर छोटे मोटे जानवर नहीं आ पाते हैं। तो अब उससे क्या होता था, उस वृक्ष के जो झाड़ होते थे, झाड़ जंगाड़ होते थे, बहुत मजबूत होते थे, उसको ऐसे खींच कर या फिर रस्सी से बांध कर हम लोग, मतलब ये आटे वगैरह भी रखने बहुत सारे लोग लेके जाते हैं कि रस्सी से बांध दो बोरे को, फिर उसके बाद आटे ले जाओ चक्की पे रखे आओ, बहुत सारे काम हो जाते हैं, और रेसे के रूप में होते हैं भाई। तो अब इसको हम ऐसे ऐसे इस टाटी को बांध देते हैं चारों तरफ, यही टाटी होता है कि इसमें छोटे मोटे जानवर ना आ पाए, मतलब एक बार आ भी जाता है तो फंस जाए, फिर जाने के लिए उसको बहुत सोचना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से बरगद का वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, और वह अपने जड़ों से एक तरह से बहुत ज़्यादा लाभप्रद, मतलब मनुष्य को, मतलब कि बहुत सारे काम के लिए सहारा भी देता है। ये चीज़ें लिख लेंगे। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, सैकड़ों वर्ष तक, मतलब कि इसका कम से कम अगर लाइफ टाइम देखें तो लगभग देख लीजिएगा 500 वर्ष तक शायद होता है, मे बी 500 वर्ष तक होता है। हमारे यहाँ एक बरगद का वृक्ष है, काफ़ी बड़ा था। अभी फ़िलहाल में हम जब छोटे थे, करीब हम जब अगर इंटर जो पास किए थे 2014 में, तो 2014-15 में, तो उस समय हम बीटेक का मतलब स्टार्ट हुआ था मेरा, तो उस समय वो वृक्ष गिरा था, बहुत तेज़ आंधी के कारण वो वृक्ष गिर गया था। अब वहाँ पर दूसरा कोई वृक्ष लगा दिया गया है, अब बहुत तेज़ रूप में वो प्रगति भी कर रहा है भाई। चलिए यह चीज़ें अब यहीं पे हम स्टॉप करते हैं थोड़ा सा, अब हम आपका फैक्ट के रूप में लिख लेते हैं अब यहाँ तक। अब कल इसी का अगला पार्ट भी हम कल लेकर आएंगे, और इसी में 5वां क्लास होगा, इसी के बारे में होगा, पेड़ पौधों के बारे में। ये थोड़ा सा लेंदी है। अब कुछ फैक्ट हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं, आज भी फैक्ट लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं फैक्ट से, जो डाटा होते हैं भाई। देखिए आप बहुत मेहनत से लगन से पढ़िए मेरे मित्र, क्योंकि भाई देखिए कि एक बार मौका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और इस कंपटीशन की दुनिया में एक बार मौका सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि सब रगड़ के आते हैं किसी चीज़ को। अब रगड़ के आने का मतलब है कि बहुत बढ़िया से पढ़ के आना, और बहुत बढ़िया से पढ़ने का मतलब है नोट्स अगर अपना बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे आप। इस कंडीशन में एक बार पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए खूब, और एक ही बार में क्लियर करिए। देखिए पहला फैक्ट लिखेंगे, फूलों की जो घाटी है कहाँ पर है। आपसे पूछा गया है, आप सभी बच्चों को पता भी होगा, जो डेली करंट अफेयर वगैरह देख रहे होंगे अदर चैनल पर या फिर कहीं भी पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी पूछा गया है आपके में, तो लिख लीजिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है ना, याद रखेंगे भाई। दूसरा लेकर आएंगे, घबराइए मत, जितने भी आपके उद्यान हैं, है ना, सब लेकर आएंगे। अब तो 53 आपके टाइगर रिजर्व भी हो गए हैं, है ना, जो कि एक तरह से छत्तीसगढ़ में अभी सबसे नया वाला है ना, तो उसको अभी हम कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अगला देखिए, अगला देखिए, कचनार, आपने सुना होगा कचनार, एक कचनार आप सुने होंगे, और एक सुने होंगे केला, केले का फूल। आप सभी लोग जानते होंगे भाई, गांव से, घर से बिलोंग करते हैं। कचनार का फूल एक फूल होता है, कचनार का फूल होता है, एक केले का फूल होता है, और एक सहजन, सहजन सभी लोग जानते होंगे। सहजन, जो नहीं जानता भाई, सहजन तो बहुत बता रहे हैं, सहजन बहुत सारे लोग के यहाँ किसी दूसरे नाम से जाना जाता होगा सहजन को। सहजन में क्या होता है कि बोड़े जैसा ही होता है, बोड़ा जो होता है, बीज में छोटे छोटे बीज होते हैं, जो कि आप देखते होंगे, बोड़े जैसा ही होता है, और इसमें इस प्रकार का लंबा लंबा होता है। अगर आप इसको सब्जी बना के खाओ तो इसमें इसका मतलब कि इसमें थोड़े से जाल नुमा भी होता है, उसको कूच कर, मतलब उसके एक तरह से जूस के रूप में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है भाई सब्जी इसकी। तो सहजन हो गया। आपसे पूछा जाता है कि कचनार का फूल का सब्जी कहाँ बनाया जाता है, किस राज्य में बनाया जाता है। पर्टिकुलर हो सकता है कि जैसे कि मान लो खिचड़ी, जैसे हम बात करें कि जो एक होता है ना, जो भैया सूर्य को अर्घन देकर सुबह सुबह पूजा किया जाता है, उसको क्या नाम का, क्या किस नाम से जाना जाता है भाई, देखना बिहार में उसकी पूजा होती है, मतलब उसको वो शुरू हुआ था बिहार से। जैसे कि दशहरे का त्यौहार जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। तो दशहरा हम यूपी में भी मनाते हैं, राजस्थान में भी मनाते हैं, गुजरात में भी मनाते हैं, मतलब उत्तर भारत में पूरा मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से, ये चीज़ें आपको पता होगा। जैसे कि अगर बात करें महाराष्ट्र में, तमाशा एक खेल है, एक तरह से मेले के रूप में होता है, उसमें नाच डांस होता है। तो तमाशा अब देखेंगे धीरे धीरे यूपी में, उत्तराखंड में भी मनाया जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तमाशा नाम से प्रोग्राम। लेकिन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र से। तो आप ये अब नहीं कहेंगे सर ये तो हमारे यूपी में भी मनाया जाता है, यूपी में मनाया जाता है, लेकिन कौन शुरुआत करने वाला है, जैसे डांडिया आप लोग जानते हैं, गुजरात, है ना,
या तो जो शुरू किया है उसकी बात हम करेंगे सिर्फ। तो कचनार के फूल की सब्जी जो होता है हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, ठीक है ना। केले के फूल की सब्जी अगर देखा जाए कहाँ पे बनता है तो केरल में बनता है। केला से केरल याद रख लेंगे, केरल में काफ़ी ज़्यादा बनता है। और यहीं पर आपको पता है नारियल वगैरह की काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है, इसे हम लोग मसालों का प्रदेश भी कहते हैं, है ना, याद रखेंगे भाई। इसके बाद सहजन के फूल, सहजन के फूल का सब्जी महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस बात को पूछा गया है सीटेट द्वारा, तो आप लिख लेंगे, फैक्ट है। इसके बाद इत्र, हम इत्र की बात करते हैं। इत्र मतलब कि अगर चलें अभी हम लोग इतिहास में, तो इत्र से कहानी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा मुगल के बारे में। शाहजहाँ की आपको पता है, घसीटी बेगम, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अब बाद में उसका जिक्र करेंगे किसी और पीरियड में। इत्र, अगर इत्र की बात करें तो इत्र किससे बनता है, कितने फूल से बनता है, तो चमेली से बनता है भाई, याद रखेंगे, चमेली से बनता है। और गुलाब के फूल से इत्र का निर्माण किया जाता है, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाता है दवा का प्रयोग अगला लिख लीजिएगा, अगला टॉपिक मतलब अगला टिप्स डालकर लिख लीजिएगा, दवा का निर्माण मतलब मेडिसिन बनाए जाते हैं कई सारे फूल से, उसका नाम पूछ लिया गया था। जैसे गुलाब का फूल हो गया, गुलाब के फूल से मेडिसिन बनता है। केसर के फूल से मेडिसिन बनता है। और आजवाइन आपने सुना होगा, आजवाइन जो ठंड वगैरह लग जाती है तो थोड़े से खाया जाता है। आजवाइन की बात करें भाई, जवाइन की नहीं बात करें। आजवाइन जो वाइट कलर का होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो गुलाब हो गया, केसर हो गया, आजवाइन हो गया, और एक होता है सर्पगंध भी होता है भाई। यह जो इतने फूल हैं, जो एक अर्जुन भी है, अर्जुन नाम का भी एक है भाई, इसको लिख लीजिएगा। इतने जो फूल हैं, गुलाब, केसर, आजवाइन, सर्पगंध, अर्जुन, यह मेडिसिन के लिए काम आते हैं, है ना भैया, मेडिसिन इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट, इसको नोट कर लेंगे। तो अगला फैक्ट लिखते हैं, काफ़ी राइटिंग तो काफ़ी फुअर है, लेकिन चलिए हम लोग अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अगला फैक्ट अगर आप लिख लें, रात में खिलने वाले फूल, रात में जो खिलने वाले फूल होते हैं सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। पूछा गया है जो सफ़ेद व रात में जो खिलने वाले पौधे होते हैं उसका विशेषता क्या है, तो बताएंगे जो रात में खिलते हैं, जैसे गुलर का फूल हो गया, मैंने बहुत सारे फूल हैं, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले में। आज बस फैक्ट लिख लीजिए, कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं रात में खिलने वाले फूल, और सुगंधित होते हैं भाई, ठीक है ना। अगला टॉपिक मतलब अगला टिप्स लिखिएगा नोट में डालकर, रात में खिलने वाले हो गया, जिसका नीम हो गया, जैसे नीम हो गया। नीम के बाद कीकड़ आपने सुना होगा, शायद नहीं सुने हैं, लेकिन कीकड़ सुन लीजिए, एक होता है, हमने देखा भी नहीं है लेकिन हमने भी याद किया है, तो आप भी याद कर लें। नीम हो गया, कीकड़ हो गया, और एक कह लीजिए कि खेजड़ी तो हमने देखा भी है भाई, छोटा सा होता है, खेजड़ी हो गया। नीम, कीकड़, खेजड़ी का पौधा, खेजड़ी का वृक्ष, यानी वृक्ष होता है भाई, पौधा नहीं, वृक्ष जो होते हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगता है भाई। आपको पता होगा जब आप छोटे रहे होंगे, या फिर ना भी हो सकता है आपको पसंद ना हो, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद था। नीम में जो नीमकौड़ी होता है, नीमकौड़ी अगर आपने नहीं खाया है, हमने तो बहुत खाया है, जो पक जाता है, आप देखते हैं बंदर भी आकर उसमें बंदर भी खाता है उस नीमकौड़ी को, है ना। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाए हैं इस नीमकौड़ी को। और गूलर का फूल आप जानते होंगे, गूलर का फूल, तो उसको भी खाने से थोड़ा सा खट्ट मिट्ट की तरफ लगता है, मतलब खट्टा लगता है, थोड़ा सा सोर टाइप में लगता है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बचपन में खाया जाए, लेकिन उसको खाना नहीं चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं उसको खाने से, कहा जाता है। अगला देखिएगा, गुलाब जो है, गुलाब जल आपने नाम सुना होगा, नाम क्या सुना होगा, बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे, लड़कियां विशेष रूप से यूज करती होंगी चेहरे पर लगाने के लिए। गुलाब जल हो गया, गिल्सरीन कहा जाता है ना, गिल्सरीन भाई, देख लीजिए, गिल्सरीन ही होता है शायद, गिल्सरीन होता है ना। नींबू रस का इस्तेमाल जो होता है सर्दी में इन सब का, गुलाब का जल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, नींबू का रस हो गया, सर्दी में हम लोग त्वचा पे लगा लें अगर ना, त्वचा में अगर ठंडी में लगा लिया जाए सर्दी में, तो त्वचा का रूखापन खत्म हो जाता है, त्वचा रूखा नहीं होता है, त्वचा रूखा नहीं रहता है लगाने से, लिख लीजिएगा, नहीं रहता है, मतलब इसका रूखापन चला जाता है। वैसे हम बात करें जो ग्लिसरीन होता है, यह पेट्रोलियम का पदार्थ होता है ना। तो बहुत सारे हैं पेट्रोलियम जेली वगैरह, अब तो बहुत सारे आ गए हैं जिसमें ये सब मटेरियल मिलाए गए होते हैं ऑलरेडी पहले से, जिसकी वजह से आप लगा लेते हो तो आपका जो फेस होता है, आपका जो चमड़े होते हैं, मतलब एक तरह से कह लीजिए जो आपका स्किन होता है, रूखा नहीं होता है। यह बात हो गई। अगला फैक्ट लिख लीजिएगा, पीपल का पौधा मकान की दीवार पर अगर उग जाता है ना, लिख लीजिए, यह तो फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं। पीपल का पौधा मकान के दीवार पर भी वो काफ़ी बड़ा भी हो जाता है भाई,
भी उग जाता है, यानी कि मानव इतना बड़ा हो जाता है, लंबाई में और बड़ा भी हो सकता है। वो पूरे दीवार को ही पकड़ लेगा ससुरा, पूरा ऐसे दीवालियों पकड़ लेगा, दीवार पूरा पकड़ लिया। अब उसको अगर उखाड़ोगे तो भैया ईंट उठ भसकेगा, दीवार वगैरह भी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि वह दीवार के अंदर छेद कर देता है भाई, समझ रहे, बहुत काफ़ी ज़्यादा उसकी जो जड़ होती है काफ़ी पकड़ मजबूत होती है। एक इसी तरह इंडोनेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में एक वृक्ष पाया जाता है जो कि 12 साल तक, लगभग 12 साल तक वो बड़ा होता ही नहीं है। सोच लीजिए 12 साल तक, फिर उसमें होता क्या है, 12 साल तक वह अपने जड़ को मजबूत करता है, जितना वह ऊपर होता है उसका 10 गुना वो नीचे जड़ को मजबूत कर लेता है अपना, और उसके बाद उसे हिला लो, लटका के तोड़ दो, कितनों भी आंधी तूफान आए वह नहीं गिरता है। इस वजह से कहा जाता है मेहनत करते हैं अगर जो, उसे डरना नहीं चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मेहनत करते रहिए बिना किसी आप शौक के, अपने मेहनत को जारी रखिए। यह ऊपर वाला है ना, कभी मेहनत दाएं बाएं नहीं जाने देगा। बस विश्वास के साथ, किसी के साथ कभी बुरा मत करिए, अपनी भलाई करते रहिए, और उसका अंजाम मतलब कि एक न एक दिन जरूर आपको मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा फल। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा प्रभु भी नहीं चाहेगा, इस चीज़ को रखिएगा याद। अगला चलिए, एक और लिखे, केरल को मसालों का शहर कहते हैं, आपको पता होगा। मसालों का शहर कौन है भैया, केरल है। और अच्छा, काजू कहाँ पाया जाता है भाई, काजू कहाँ पाया जाता है, याद रखना, काजू कर्नाटक में। कर्नाटक में एक तरह से आपका काफ़ी भी पाई जाती है, काफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में भी पाई जाती है। काजू, काजू कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है क्या, बताना। काजू देखिए यहाँ पे नहीं पाया जाता है, केरल में। हम चलिए बताते हैं आपको। बस इतना रहा आपका आज का क्लास। आपको सेशन अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर किया करिए। कल मिलते हैं इसी के आगे टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारे वृक्ष हैं और समय भी हो चला है। ये क्लास जो होती है आपकी, अभी आप तो 9 बजे देख रहे हो ना, लेकिन ये क्लास अब हम थोड़ा सा, हमारे जो प्रोग्राम है बिगड़ चुका है, रात में हमें नींद नहीं आती है, और किसी भी कारण से बस नहीं नींद आती है तो हम रात में ही इसे बना लेते हैं। करीब 2:30 बज रहा है, इसमें 3:30 बजने वाला है। तो अब देखिए कब सोते हैं कब उठते हैं, क्योंकि 5:30 बजे फिर से ड्यूटी पे, मतलब कि पढ़ाने जाना होता है 2-1 घंटे। तो आप देख सकते हैं, इसको रिवाइज करिए, मस्त तरीके से अपना तैयारी करिए, जो भी चीज़ें होंगी देखा जाएगा बाद में, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास का इंतजार करेंगे। इसके लिए प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाया है, प्लेलिस्ट भी बना देंगे। ईवीएस के साथ साथ हम अदर भी सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी भरोसा मत तोड़िएगा, भरोसा करिएगा, सारी चीज़ें हम लेकर चलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, सारे क्लासेस का वहाँ पर जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर यहाँ का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो एग्ज़ाम कब हो जाएगा नहीं पता, अभी मेहनत करिए, 3 महीने का समय है, तो आप लगे रहेंगे तब जाके सारी चीज़ें आगामी कंटिन्यू हो पाएंगी। धन्यवाद।